हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के प्रैक्टिस सेट में ये ईवीएस का पांचवा प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे शानदार 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, या तो फिर आप डायरेक्ट परीक्षा रेस करके आप सर्च कर सकते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसके अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से वहाँ की मछली खाने से मिनी माता रोग होता है। तो धातु है पारा। आइए जानते हैं मिनी माता रोग के बारे में। मिनी माता रोग को कई बार चिप्सो मिनी माता भी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जहाँ पे पारा विषाक्त युक्त जल रहता है, वहाँ के शंख हो या फिर मछलियाँ हो, उसको खाने से के अंदर जो है मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता वो ऐसा एक स्थान था जिसे मिनी माता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहली बार बीमारी का पता वहाँ से चला था, इसलिए उस स्थान के नाम पर ही उस बीमारी का नाम मिनी माता रख दिया गया था। इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे गतिभंग यानी शरीर के मूवमेंट में कमी आ जाती है, शरीर मूवमेंट नहीं कर पाता है, हाथ और पैर के बीच शून्यता आ जाती है, उनके बीच कम्बिनेशन नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, दृष्टि भी कमज़ोर होने लगती है, सुनने बोलने में कठिनाई होने लगती है। तो कई सारे लक्षण होते हैं, यानी कि आदमी एक निर्जीव की समान पड़ा रहता है। तो ये मिनी माता के कारण और उसके लक्षण हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब से शुरू किया गया था। रेड पांडा भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 1500 मीटर से लेकर 400 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। प्रोजेक्ट पांडा की शुरुआत हुई थी 1994 में। यह एक दुर्लभ प्राणी है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इसको बचाने के लिए 1994 में प्रोजेक्ट पांडा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। यानी जो पेट्रोल होता है, ईंधन होता है, इसके अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। ये जो गैस यहाँ पे निकलती है, इसमें अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, क्योंकि जो मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसके 4 गुना अधिक जो है एक हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो उससे अलग नहीं हो पाता है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, दम घुटने लगता है, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला प्रश्न, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। यानी भूकंप के लिए जो उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें हैं वो किस स्तर में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी जो होती है लगभग 30 किलोमीटर गहराई तक होती है, यानी ऊपर से 30 किलोमीटर तक का हिस्सा जो होता है वो भूपर्पटी होता है। इसी भूपर्पटी में टेक्टोनिक यानी जो प्लेटें होती हैं वो पाई जाती हैं। उन्हीं प्लेटों के टकराव की वजह से भूकंप उठता है। तो प्लेटें पाई जाती हैं भूपर्पटी में। अगला प्रश्न, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व भारत में कृषि को प्रभावित करता है। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सी चीज़ है जो भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए, भारत में कृषि को कहा जाता है जुआ। कृषि को जुआ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की कृषि जो है अधिकतर वर्षा पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं उपलब्ध होने के कारण वर्षा पर वहाँ की खेती निर्भर करती है, इसलिए भारत की कृषि को जुआ कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो होगी वर्षा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट यानी कि जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला सब पूरे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे जाके इसका पूंछ कहा जाता है, जो टेल होता है खाड़ी में होता है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई बताई गई है, जो सबसे ताज़ा ऊंचाई है 8848, मतलब 8848 मीटर लगभग। तो ये पड़ता है नेपाल के हिस्से में। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार यानी ये एक अच्छे प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसके खोज के लिए जब जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम एकत्रित कर लेते हैं। उससे जुड़े हुए बहुत से जानकारी, बहुत से तथ्य हमें पता चलते हैं। इससे हमारा जो ज्ञान होता है उसका विस्तार होता है। तो इसका उत्तर होगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट जो होता है वो अधिगम यानी सीखने के विस्तार करने का एक अवसर उपलब्ध कराता है। बालक जाता है, खुद इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और बहुत सारी चीज़ें सीखने का उसे अवसर मिलता है।
अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ हुआ है? ओजोन परत जो होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक लेयर होती है ओजोन की, ओजोन को O3 इसका फार्मूला है। ये लेयर जो है, जो पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। ये ओजोन परत के जो पहला छिद्र हुआ था अंटार्कटिका में, और सर्वाधिक पूछे कहाँ पे ह्रास हुआ है, हुआ दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा कारण है जो जल असंतुलन का कारण नहीं है? जैसे भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, ये तो जल असंतुलन का कारण है। अनियंत्रित शहरीकरण बहुत अधिक हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तालाब काटे जा रहे हैं, तो यह भी एक उसका कारण हो सकता है जल असंतुलन का। पानी का अत्यधिक दोहन, यह भी जल असंतुलन का कारण है। पृथ्वी के अंदर जो स्टोर वाटर है उसको हम अधिक से अधिक बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उतना स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी असंतुलन का एक कारण होगा। लेकिन दोष रहित जल संरचना, दोष रहित यानी कि बिना दोष के एक सुव्यवस्थित जल संरचना जो है वो उसके असंतुलन का कारण नहीं होता है, बल्कि यह संतुलन का कारण होगा। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अगला प्रश्न, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सी ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं होता, जलवायु परिवर्तन बहुत सारे साल तक जो दुष्परिणाम किए जाते हैं, दुष्कार्य किए जाते हैं, उसका परिणाम होता है। धीरे धीरे जो है जलवायु परिवर्तन होता है, वो अचानक उसका पता नहीं चलता है। इसमें से प्रमुख हो सकता है एरोसॉल कैन का प्रयोग, बिल्कुल यह वायु प्रदूषण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। कृषि क्रियाकलाप बिल्कुल हो सकता है। कृषि क्रियाकलाप में कई सारे कृषि के प्रकार ऐसे होते हैं, जैसे झूमिंग खेती जो होता है, झूमिंग खेती, उसमें पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, काट के जला दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। फिर आगे जाते हैं, वहाँ भी पेड़ पौधों को काट कर खेती करते हैं। पर्यावरण रोधी प्रकार की जो कृषि होती है वो बिल्कुल हानि पहुंचाती है। बहुत प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जा रहा है खेती में, उसकी वजह से जल प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। वनों को जलाना, यह भी एक प्रमुख कारण है, और इसके उपरोक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। केंचुआ को किसान का मित्र माना जाता है क्योंकि केंचुआ जो होते हैं हमारे खेत में होते हैं, ये मिट्टी को चालते हैं, उसमें जो खेतों में जो पत्तियां होती हैं उसे खाते हैं, उससे मिट्टी में मिला देते हैं, खाद के रूप में बन जाती है। मिट्टी को चालते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन और पानी की पहुँच अच्छे से हो जाती है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और इस प्रकार से एक तरीके से कह सकते हैं कि खेतों की खुदाई भी करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसका जो पूछा कि इसमें से कौन सा गलत कथन है, तो जो गलत कथन है वो है चौथा, केंचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। ऐसा नहीं है। केंचुए जो होते हैं वो पत्तियों को, मूलतः जो पत्तियों को खाते हैं, मृत पत्तियाँ होती हैं जो, उन्हें खाकर उनको डाइजेस्ट करके खाद बनाते हैं और मिट्टी को खुदाई करते हैं, मिट्टी को नरम बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, जिससे हवा और पानी वहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? बायोडीजल में जो कच्चा ईंधन होता है उसका लगभग 30% तक जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। ये जेट्रोफा का पेड़ है, इसमें इसका ये फली है, देख सकते हैं, ये ऊपर का कवर है, इसको तोड़ने के बाद इसमें ब्लैक बीज होता है, उसी से जो है बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला देखेंगे, ये होता है, इसमें जो प्रमुख तत्व होते हैं या एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है। जबकि जो प्रोटीन होता है उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो है कार्बन। इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसका कार्बन सही उत्तर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन केवल होता है प्रोटीन में, बाकी क्लोरीन, सल्फर ये सब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, झूम खेती यानी कि झूमिंग खेती होती है। झूमिंग खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, इन सब राज्यों में होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है। सबसे पहले काटने के बाद उसको जला दिया जाता है, उसी का खाद बन जाता है। फिर उसी खाद पर खेती करते हैं और फसल पैदा करते हैं। फसल पैदा करने के बाद उसको फिर वैसे ही छोड़ देते हैं और यही क्रिया आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे फिर से जो है
पेड़ पौधे उगेंगे फिर आएंगे। ये मतलब ये नेचुरल खाद का प्रयोग करते हैं, ये ऊपर से खाद वाद नहीं डालते हैं। इसलिए ये झूमिंग खेती जो होती है एक तरीके से हानिकारक भी है, क्योंकि इसमें पौधों की कटाई की जाती है, तो यह पर्यावरण के लिए उचित नहीं होती है। ये होती कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा मेघालय। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, इसमें से मेघालय भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है? तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों में चाहे अल्ट्रावायलेट ए हो, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इसमें जो सबसे खतरनाक होते हैं वो अल्ट्रावायलेट सी। इससे होता है स्किन कैंसर। लेकिन जो सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो ओजोन लेयर होती है पृथ्वी की, ओजोन लेयर इसको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है, ये ओजोन लेयर इससे बचाव करती है। तो सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट सी, यानी पराबैंगनी किरणें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है सी। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। नदी के जल में जो प्रदूषण स्तर मापा जाता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है, उसे कहते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑक्सीजन का खपत बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। ऑक्सीजन का खपत करने की वजह से जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, और जिसकी वजह से इसमें जो अन्य जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जैसे मेढक हो गया, मछलियाँ हो गई, और जितने भी ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। यही घटी हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो है BOD को बढ़ाती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाती है। इसी के आधार पर हम जल के स्तर को, यानी कि जल के जो प्रदूषण का स्तर है उसको माप सकते हैं। अगला प्रश्न, हरित मफलर यानी कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर होता है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक, सड़क पर वाहन चलते हैं, हॉर्न बजाते हैं, और भी कई सारे के शोर होते हैं, उस शोर से बचने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिया जाता है। ये पेड़ क्या होते हैं, ये पेड़ जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि एक दीवार की तरह काम करते हैं और उसको अपने तक रोक लेते हैं, और बाकी के उसके बगल शहरों तक या फिर गाँव तक, घरों तक शोर नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो हरित मफलर है ये मुख्यतः संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। और इस पौधे में भी जो सबसे प्रमुख होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है ग्रीन मफलर के लिए, वो होता है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वैसे लहरदार होती हैं, लहरदार होने के कारण वो ज़्यादा जो ध्वनि होती है उसको रोक सकती हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय वस्तु क्या है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को, और इस बार 2023 का जो विषय वस्तु है इसका थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में कुल भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको एक कर दिया गया है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यानी कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अगला, GIS का विस्तृत रूप क्या है? GIS को कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली जगह जगह पे हो रहे भौगोलिक परिवर्तन से, और भी जितने भी भौगोलिक स्वरूप होते हैं उससे जो प्राप्त होने वाली सूचना होती है उसे ही कहते हैं GIS। अगला प्रश्न, मृत सागर क्या है? मृत सागर धरती पर जो है सबसे गहराई में, यानी लगभग 440, जो समुद्र तल की ऊंचाई होती है उससे 440 मीटर गहराई पर स्थित एक सागर है, जिसकी जो नमक की मात्रा जिसके अंदर होती है, यानी कि जो साल्ट की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे खारा जो सागर है वो है मृत सागर। अधिक खारा होने की वजह से इसमें जो है जलीय जीव नहीं होते हैं, और इसका सांद्रता इतनी ज़्यादा होती है इसमें कोई भी जीव या फिर कोई भी प्राणी डूब नहीं सकता है, वो तो ऊपर ही तैरता रहेगा इसकी सांद्रता की वजह से। तो मृत सागर क्या है? तो ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है नहीं, ऐसा सागर जो महासागर से सबसे ज़्यादा नमकीन है। बिल्कुल इसका सही उत्तर यही होगा कि इसमें मतलब कि नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से इसकी सांद्रता बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कोई चीज़ डूब नहीं सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए मतलब जिम्मेदार है या फिर कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो कोशिकाओं की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है जब, मतलब ऐसी कौन सी घटना होती है जब चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि चंद्रमा पर छाया पड़ने लगती है पृथ्वी की? तो होता है
जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। बिल्कुल इसका यही सही कथन होगा। क्या होता है इसका सिचुएशन, आइए इसमें देखते हैं कि जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश है ये जा रहा है, तो जो पृथ्वी होती है ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ये पृथ्वी अपने ऊपर ले लेती है, चंद्रमा इसकी छाया के अंदर आ जाता है और चंद्रमा के ऊपर अंधेरा छा जाता है। इसलिए जो होता है चंद्र ग्रहण हो जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया है, यानी सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण की यही सिचुएशन होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यानी इसमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शनि का ग्रह है, पृथ्वी का, चंद्रमा है, शुक्र का भी ग्रह है, लेकिन बुध का कोई ग्रह नहीं है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और इसका कोई ग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे खाने का नमक कहा जाता है? इसमें कौन सा है जो खाने के नमक का फार्मूला है? तो खाने के नमक को कहते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो एकमात्र धातु है वो है पारा। पारा जो आप लोग देखते होंगे, जो थर्मामीटर होता है उसमें एक बूंद लगभग पारा रहता है, उसको आप देखेंगे लिक्विड की तरह रहता है, जो ऊपर तापमान के आधार पर ऊपर नीचे होता है, यह है पारा। आप इसको अगर हाथ में लेके इस पे उंगली रखेंगे तो ये मतलब कि आपके उंगली में चिपकेगा तो नहीं, लेकिन इसमें आप उंगली आराम से रख सकते हैं, ये फैल जाता है। अगर इसको पारे को नीचे गिरा दिया जाए फैल जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? मतलब कार्बन के कई अपरूप हैं, जैसे हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, लेकिन इसमें से कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ये। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है? यानी कि मानव शरीर के कौन सा हिस्सा है जो सबसे कठोरतम होता है? सबसे कठोरतम अंग होता है इनेमल। दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद बाहर दिखाई देता है, ये इनेमल होता है, यानी कि जो दांत का आवरण होता है। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट QR को स्कैन कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए हमारे चैनल परीक्षा रेस को, इस पर आपको यह लोगो दिख जाएगा। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसे जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।